हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। नीट की तैयारी सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, मेरे पास एक क्वेरी आ रही थी कि सर इतना टाइम बीत चुका है और मतलब हमारी जो फिज़िक्स है इस वक्त लैग कर रही है, कई सारी चीज़ें छूट चुकी हैं हमसे, और या फिर हम पीछे का रिवाइज करना चाहते हैं, हम वो रिवाइज नहीं कर पा रहे। या आप कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे मेरे जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आ सके, लेकिन सिलेबस भी मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए। मेन चीज़ ये है। ओके। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने उन लोगों से पूछा और मैंने ये पता करा कि जो उनका लेवल है वो काफ़ी एवरेज लेवल है। कहने का मतलब ये है कि भाई वो भी अटकते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, वो भी कई सारी चीज़ों में अटकते हैं, बेसिक मैथ्स में अटकते हैं वो लोग भी, है ना। मैकेनिक्स एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। तो फिर भी अब क्या है, हमें मार्क्स तो स्कोर करने ही है। तो चलिए, एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पर बनाई है जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर होंगे। ध्यान रखना, ये एक गेम है। हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक पर्टिकुलर मार्क्स आपका तय रहता है। क्वेश्चन कर दिया, मार्क्स आ गए, पॉजिटिव मार्क्स आए तो आप लेवल में आगे बढ़ जाओगे। अगर क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा तो वहीं पर रहोगे, लेकिन अगर नेगेटिव मार्क्स आए तो आप पीछे की तरफ चले जाओगे। तो हमारे पास सिर्फ दो ही चारा है, या तो हम क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ दे, ठीक है, तो हम वहीं पर रहेंगे। लेकिन अगर हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा और पॉजिटिव मार्क्स आ गए तो हमारा सिलेक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए इस गेम को स्टार्ट करते हैं। इस गेम की पूरी प्लानिंग मैंने यहाँ पर लिख रखी है। मैं यहाँ पर वैसे कोई बुक एंडोर्स नहीं करता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन बच्चों ने जो ये बुकें ले रखी है, क्वेश्चन बैंक और हमारा PYQ, तो ये वाली बुकें मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। देखो, सबसे पहली बात है, ये बुक क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ लास्ट में। ये बुक अपने आप में मॉडरेटली हार्ड बुक हो जाती है, बिल्कुल बहुत ही प्यारी बुक है। इसमें से आपको लॉजिक बनाने को ज़्यादा मिल सकता है। हार्ड क्वेश्चन एक अच्छा लॉजिक बनाता है, रेदर देन दैट ऑफ कि मैं 100 ईजी क्वेश्चन करूँ और उसके बाद मेरा लॉजिक ही बेकार हो जाए। तो एक ऐसी बुक यूज़ करो जो हार्ड कंसेप्ट दे, हार्ड लॉजिक दे, मतलब एक तरीके से मुश्किल क्वेश्चन दे जो जिससे आप लॉजिक बनाना सीख सके छोटे और कम टाइम के अंदर, और उन्हीं लॉजिक को आप 100 अलग टाइप के क्वेश्चन में लगा सके। 100 अलग टाइप के क्वेश्चनों को करके कोई फायदा नहीं होता। एक क्वेश्चन करा और उससे 100 क्वेश्चन बन गए, उस क्वेश्चन का फायदा होता है, वो इस बुक में गिवन है। PYQ की बुक है और ये इसके अंदर हमने पहले से ही बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, दैट विल बी अनफ। अब मैं ये दोनों को एक साथ सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीक्वेंसिंग दोनों की बिल्कुल सेम है। सीक्वेंसिंग हमारे लिए टॉपिक वाइज होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। करना कैसे है, आप पहले किताब खोल लेना, जैसे क्वेश्चन बैंक खोल ली, उसमें टॉपिक 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 लिखा होगा। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर और कब पढ़ना है और कहाँ पर पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपने जैसे मान लो एक पर्टिकुलर चैप्टर को पकड़ लिया कि भाई मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, तो इसके अंदर ना सारे के सारे आपके टॉपिक्स लिखे हुए होंगे। ओके, आपको उन टॉपिक्स को लगाना है, उन प्रॉब्लम्स को पहले लगाना है। अब तुम्हारे पास सवाल ये आएगा, अगर प्रॉब्लम हार्ड है, मान लो कोई, अगर मैं उस प्रॉब्लम को नहीं कर पाया तो करना क्या है। पहली बात है, देख देख कर समझना है, पीछे की तरफ आपको सोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है, लॉजिक वहां से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, हमारे ऐप के अंदर भी इसके सॉल्यूशन सारे गिवन रहेंगे और वीडियोग्राफिक सॉल्यूशंस रहते हैं। दूसरी चीज क्या हो जाती है, अब वो क्वेश्चन तो हमसे हुआ नहीं है, तो उसे मिस्टेक नोटबुक में लिख लेना है कि भैया ये क्वेश्चन मेरे लिए हार्ड था, आखिर में जब नीट आएगा तो उससे 1 महीने पहले जब मैं मिस्टेक नोटबुक खोलूंगा तो मुझे याद तो रहना चाहिए ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। यही नोटबुक तुम्हारे को एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरी बात हमें क्या करना है, जब हमने ये निपटा लिया फिर उसके बाद तुम्हें PYQ ऊपर आ जाना है, क्योंकि दोनों के टॉपिक वाइज बिल्कुल सेम चल रहे हैं। तो यहाँ पर से मान लो मैंने पूरा का पूरा चैप्टर लगा लिया, या मान लो एक टॉपिक लगा लिया कि भैया मैंने कूलम्स लॉ लगा लिया यहाँ पर। अब मुझे ये देखना है कि भाई मैं कूलम्स लॉ के अंदर नीट के अंदर आने वाले किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो PYQ पर आ जाओ, टॉपिक खोलो कूलम्स लॉ, और उसके बाद उन टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब एज अ टेस्ट दो। टेस्ट, ना कि बस एवं सॉल्व करने लग गया, टाइम पास नहीं करना, टेस्ट देना है। उसके अंदर अपनी एक्यूरेसी चेक करो कि भाई अगर 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने 10 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करा, तो उसमें से कितने सही निकले मेरे, है ना। 8 सही निकले तो 80% की एक्यूरेसी, 9 सही निकले तो 90% की एक्यूरेसी। ऐसे करके आपको एक्यूरेसी और मार्क्स यहाँ पर चेक करने हैं। जब आपका ये पूरा का पूरा चीज कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन बैंक और PYQ का, देन फिर आपको क्या करना है, एग्जाम ड्रिल पर आ जाना है। एग्जाम ड्रिल इसलिए है ताकि आप लोग कस्टमाइजेबल टेस्ट बना सके, अपना अपनी मर्जी का टेस्ट बना सके। कैसे आप कस्टमाइजेबल टेस्ट बना सकते हैं, जैसे मान लो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक कस्टमाइजेबल टेस्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पर जाऊंगा। गूगल पर जाने के बाद एक रैंडम नंबर कैलकुलेटर पर जाऊंगा और रैंडम नंबर जनरेट कर लूंगा। जैसे मान लो मुझे 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन, मतलब मुझे 25 क्वेश्चनों का टेस्ट पेपर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, रैंडम नंबर 1 से लेकर 25 तक जनरेट कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कि मतलब
25 क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूँ उसके कौन कौन से रैंडम नंबर होंगे। देखो ये तुम्हें गूगल पर देखने को मिल जाएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। गूगल पे लिखना रैंडम नंबर जनरेटर। अब तुम्हारे पास यहाँ एग्जाम ड्रिल के अंदर कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन एग्जाम ड्रिल के अंदर तुम्हारे पास गिवन है। अब तुम्हें इनमें से 25 रैंडम क्वेश्चन क्या करने हैं, चूज करने हैं। तो वहां पर लिख देना जनरेट 25 रैंडम क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 100। तो वो 1 to 100 के बीच में एक आपको पर्टिकुलर 25 नंबर दे देगा, आपको उन पर एग्जाम ड्रिल के अंदर टिक कर लेना है और वो आपका कस्टमाइजेबल टेस्ट बन जाएगा। उस टेस्ट को देने के बाद आपको पता चल जाएगा आपकी एक्यूरेसी, आपकी पर्टिकुलर स्पीड है ना कितनी है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा टेस्ट। अच्छा सुनो, टेस्ट ध्यान रखना हर बार वही अपने 50 क्वेश्चनों का टेस्ट देने की कोशिश करना, किसके अंदर, 1 घंटे के अंदर। ये मतलब अपना बना कर रखना। तो ये तो हो गई भाई हमारी किताब से जुड़ी बात है कि हमारी प्रिपरेशन इन किताबों से कैसे हो सकती है। अब बात आ गई कि हमारे को कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि वो एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। तो मैंने यहाँ जो चैप्टर की लिस्ट और ब्लॉक्स बना रखे हैं चैप्टरों के, वो इस मद्देनजर बना रखे हैं कि हम एकदम से लॉजिक के ऊपर ना घुस जाएं यार, सीधा आते इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, काइनेमेटिक्स, फलाना ढिमकाना, उसके अंदर मुझे सर नहीं मारना है। मुझे बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बेस से शुरू करना है, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि कोई बच्चा अभी फिजिक्स स्टार्ट कर रहा होगा, है ना, और उसे इतना दिमाग फोड़ी नहीं करनी है। उसके लिए तो गेम है, 50 क्वेश्चनों का गेम है, उसे बस रीप आउट करने है कि वो कितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकता है, अपने एक पर्टिकुलर 150 मार्क्स को वो कैसे स्कोर कर सकता है। मुझे तो सिर्फ उसके हिसाब से गेम दिख रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे कि भैया फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा कोई तुम्हें मैथमेटिशियन होने की जरूरत है, खुद ही फिजिसिस्ट बन जाओ, है ना, नील बोर के साथ बैठ जाओ, कुछ भी करो, ये सब नहीं करना है। मैं बिल्कुल ये मानकर चल रहा हूँ एक बच्चा बिल्कुल नया नया आया है, उसका गोल इतना है फिजिक्स के अंदर अप्रिशिएबल अच्छे मार्क्स आ जाएं और मैं नीड में मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी डेवलप हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक 1, 2 और 3 से। ब्लॉक इंटरचेंजेबल है, वो तुम्हारे ऊपर होगा, तभी मैंने यहाँ ब्लॉक्स बना रखे, लेकिन एक पर्टिकुलर ब्लॉक अपने आप में रिजिड है। अब हम ब्लॉक 1 से स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक 1 के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा थ्योरी नहीं, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। एटम्स के अंदर बहुत न्यूमेरिकल है, न्यूक्लियाई के अंदर अब तो देखो ये कट ही चुका है, ज्यादातर पार्ट तो न्यूक्लियाई का कट ही चुका है, थोड़ा बहुत जो रह गया है वो तुम कवर अप कर लोगे। कहाँ से, पीवाईक्यू और क्वेश्चन बैंक से। बचा हमारा डुअल नेचर, थोड़ा बहुत इसमें रीडिंग का रहता ही रहता है। अब यहाँ पर ये सजेस्टेड इसलिए है क्योंकि यार देखो अब थोड़ा तो रीडिंग हैबिट भी तुम डेवलप करोगे, तो एनसीईआरटी से पढ़ोगे या कोई फॉर्मूला बुकलेट तुम फॉलो कर रहे हो उससे पढ़ोगे, उससे एम्पल तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए वर्क फंक्शन क्या होता है, तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उनके रिलेटेड ग्राफ्स पता होने चाहिए। बस थोड़ी बहुत ही तो चीज़ें हैं, और बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला बुकलेट इसको करवाने के काबिल रहती है, और उसके बाद लगाने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन से ही अपने आप कंसेप्ट बन जाएगा। ये सारे के सारे आप समझ लीजिए फॉर्मूला बेस है। सेमीकंडक्टर थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा हमारे को, और डुअल नेचर बहुत थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमारे को, लेकिन यहाँ से रीडिंग हैबिट थोड़ी सी हमारी डेवलप होनी शुरू होगी, बाकी हम यहाँ से फॉर्मूले कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर आता है पर्टिकुलरली, अगर तुम इसके अंदर देखोगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर हैं आपके पास, चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, या वेव ऑप्टिक्स हो गया। ठीक है, अब जाने को तो वेव ऑप्टिक्स में आप कितने भी लेवल तक वास्ट जा सकते हो, रे ऑप्टिक्स में कितने भी लेवल तक वास्ट जा सकते हो। जो भी आपके पास पर्टिकुलर मॉड्यूल पढ़ा है, जैसे फंडा बॉक्स की अगर आपके पास किताब पढ़ी हो, या कोई भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपके पास पढ़ा है, आप उसमें से बस इसके जो फॉर्मूले हैं वो रीप आउट कर लेना। फॉर्मूले रीप आउट करने के बाद सीधा क्वेश्चन में लगाकर आपको देखने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आलतू फालतू ज़्यादा हार्ड बुकों पर जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, सब्जेक्टिव बुकों पर, क्योंकि एंड में आते आते बच्चा क्या करता है, दूसरे बच्चे को देखा यार उसने एचसीवी लगानी शुरू कर दिया, कोई और बुक लगानी शुरू कर दी, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा कहाँ जाना है, क्वेश्चन बैंक पर जाना है। वहां से अगर तुमसे क्वेश्चन ट्राई आउट हो पा रहा है तो ठीक, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, देख कर लेंगे। क्वेश्चन बैंक के अंदर तुम्हारे पास टॉपिक लिस्ट दे रखी है, उसके हिसाब से सारे फॉर्मूले तुम रीप आउट कर लेना। किसी भी एक बेसिक फॉर्मूला बुकलेट के अंदर तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। यूज योर एनसीईआरटी, या फिर जो तुम्हारे पास प्री एग्जिस्टिंग नोट्स है वो यूज कर लेना है, फंडा बॉक्स की बुक है वो यूज कर लेना, या तुम्हारा अपने खुद के इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है वो यूज कर लेना। इसमें कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना मटेरियल तो आजकल फ्लोट ही होता रहता है, सभी को पता है। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास सारे फॉर्मूले आ गए, हमें लगाना आ गया फॉर्मूले, यहाँ पर हमारे पास सारे फॉर्मूले आ गए, हमें लगाना आ गया फॉर्मूले। फिर हम आ जाते हैं किसके ऊपर, इन वाले चैप्टर्स के ऊपर। अगेन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, और हीट ट्रांसफर कितना फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, केटीजी कितना फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, और ये तो तुम्हारा यार देखो केमिस्ट्री वगैरह में भी आते ही रहता है। थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले देखने हैं।
तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे कवर अप करते हो। जैसे ब्लॉक 1 मैंने पहले हफ्ते के अंदर कवर करा, ब्लॉक 2 मैंने दूसरे हफ्ते के अंदर कवर करा, ब्लॉक 3 मैंने तीसरे हफ्ते के अंदर कवर करा। तो यहाँ पर 3 हफ्ते बहुत ही आराम से क्या हो सकते हैं भाई, मैं रिदम में आ सकता हूँ फिजिक्स के साथ। ठीक है कि हाँ मेरी फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है और बहुत अच्छे से किक स्टार्ट हुई है। ऐसा भी नहीं कि मुझे बहुत ही कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, नहीं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, नॉर्मल फॉर्मूले से काम हो सकता है हमारा, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके अंदर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। ध्यान से देखिएगा, इन वाले ब्लॉक्स में मैंने पहले ही लिख रखा है दिस इज ब्लॉक 4, 5 एंड ब्लॉक नंबर 6। तो अगर हम ब्लॉक 4 की कंटिन्यूएशन को देखें तो जो पिछले ब्लॉक हमारे थे वो फॉर्मूला बेस्ड ब्लॉक थे, ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड ब्लॉक है। इसके अंदर सॉलिड ऑसिलेशन वेव, ऑसिलेशन वेव तो एक ही जैसा सिमिलर चैप्टर है। अब इन दोनों चैप्टर को करने के लिए एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लेना कि साइन ए प्लस बी कैसे बिहेव करता है, साइन का कर्व कॉस का कर्व कैसे बिहेव करता है, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स जो कि आपको हमारी यहाँ पर यूट्यूब के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा कोर्स अगर हम कर लेते हैं तो उसके बाद ये 2 चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाएंगे, ज्यादा इसमें कोई भारी मैथमेटिक्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। सॉलिड्स फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आपके पास कोई भी मॉड्यूल पढ़ा हो, फंडा बॉक्स की किताब पढ़ी हो, उसके अंदर जितने फॉर्मूले हमारे पास गिवन है उतने फॉर्मूले काफी हैं, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, आप उन्हें लिख कर रख लीजिएगा या आपके पास कोई फॉर्मूला बुकलेट होगी आप उसको यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या आ जाती है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आ जाता है। इसके अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन सा डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल कैसे लगा सकते हैं कैसे नहीं लगा सकते। और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर जोर डालना चाहूंगा कि एक तो डायमेंशनल फॉर्मूले सबको याद होने ही चाहिए, दूसरी बात ध्यान रखना वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये पूरे के पूरे फॉर्मूला बेस सेट हो जाता है, वो तुम अपने आप देख सकते हो। यहाँ पर आ जाता है थोड़ा एनालिटिकल सेट जिसके अंदर दिमाग की थोड़ी सी हमारी कसरत होगी ही होगी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो कि काइनेमेटिक्स 1D का पार्ट है, आप पहले करके देन काइनेमेटिक्स 1D को आप शुरू करेंगे। 1D 2D एक ही है इसलिए काइनेमेटिक्स ही लिख दिया मैंने ओवरऑल। इसके साथ आप क्लब करेंगे एनएलएम को और सर्कुलर मोशन को, ये आपका एक बेसिक सेट बन जाता है जो आगे की कोई भी चैप्टर होगा उसे निकालने में आपकी क्या करेगा, पूर्ण रूप से मदद करेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, मैंने वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन 2 बड़े चैप्टर एक ही साथ एक ही ब्लॉक में ले रखे हैं। इसे पहले करना है इसे बाद में करना है, क्यों, अगर कोई मल्टीडिसिप्लिनरी कंसेप्ट इस सेट से इस सेट के अंदर आता है तो एटलीस्ट आप इसकी इंफॉर्मेशन के साथ इसको डील आउट कर सके। यहाँ तक ये बात हो जाती है हमारी खत्म। अब यहां से देखना ये बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा। इन वाले ब्लॉक्स में क्या हो जाता है, इनको तो तुम ऊपर नीचे कर सकते हो कि भाई पहले मेरा ये पढ़ने का मन है मैं ये पढ़ लेता हूँ, ठीक है, बाद में मैं ये पढ़ लूंगा, बाद में मैं ये पढ़ लूंगा, बाद में मैं ये पढ़ लूंगा। जैसे अब ब्लॉक नंबर 2 को देखो और ब्लॉक नंबर 4 को देखो, तुम इन्हें स्विच कर सकते हो। तुम चाह रहे हो कि भैया मैं यहाँ पर वेव्स पढ़ लूँ, क्यों, यहाँ का वेव्स मुझे फायदा देगा यहाँ के वेव्स के अंदर, वेव ऑप्टिक्स के अंदर, तो तुम कर सकते हो। यहाँ का वेव ऑप्टिक्स पहले पढ़ लिया तो ये यहाँ पर फायदा देगा क्योंकि सिमिलर टॉपिक्स हमारे पास आ जाते हैं। ये बात क्लियर, लेकिन यहाँ से बातें रिजिड हो जाती है, वहां पर तो स्विचिंग चल सकती है, यहाँ स्विचिंग नहीं चल सकती है। क्यों, पहले ये होगा फिर ये होगा, ये नहीं करा और ये करने की कोशिश करी तो भैया बहुत आगे सफर करोगे। इज दैट क्लियर। तो ये पहले फिर बाद में ये वाला ब्लॉक करने की कोशिश करना। देन हम आ जाते हैं ब्लॉक नंबर 7 पे, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल इंक्लूडेड है, ध्यान रखना। अब ये दोनों चैप्टर सिमिलर हो जाते हैं इसलिए इन्हें एक ब्लॉक में रखा गया है। फिर इसके बाद ब्लॉक नंबर 8 क्या हो गया हमारे पास, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई। कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपके पास सिर्फ आप ये कह सकते हो टेक्निक टू सॉल्व द सर्किट होती है, ज्यादातर यही हमसे पूछा जाता है, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ मैंने यहाँ पर रख दिया। कैपेसिटर अपने आप में एक टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से बिल्कुल अलग होकर चलता है, तो इसलिए इसे अलग रखा गया ताकि आपको बेसिक सर्किटरी अगर आपकी चल रही है कैपेसिटर्स के अंदर तो वो कंटिन्यू होती रहे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी। यहाँ तक ये बात क्लियर। फिर आ जाते हैं हम नवे ब्लॉक के अंदर जिसमें पूरा मैग्नेटिज्म आ जाता है, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में बोल दूं तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना और कुछ नहीं फॉलो करना, ठीक। तो एनसीईआरटी को फॉलो कर लेना, उसमें से क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक से लगाइएगा। सारे टॉपिक एनसीईआरटी से अपने आप ही मैप्ड आउट है, सारे के सारे टॉपिक क्वेश्चन बैंक के अंदर मैप्ड आउट है एनसीईआरटी से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको वहां पर ये भी देखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई एनसीईआरटी के अंदर से ही क्वेश्चन रीड आउट हमने वहां पर कर रखे हैं, क्लियर। तो मैग्नेटिज्म तुम्हारा पूरा का पूरा वहां पर से खत्म हो जाएगा। फिर हम एक आसान सेट पर आ जाते हैं कि भाई अब हमें थोड़े ब्रेन को अपने रिलैक्स भी करना है, तो ईएमआई, एसी, ईएम वेव, तीनों के तीनों फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर हो गए। कितना मजेदार बात है कि नहीं। तो ऐसे करके आप अपने चैप्टर्स को कर सकते हो, बड़े प्यार से कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर तुम देखोगे तो 9वां और 10वां ब्लॉक एक साथ रहेगा, तुम इस वाले ब्लॉक को नीचे खिसकाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन क्या हो जाता है इसके जो सर्किटरी है ये ईएमआई के अंदर आती ही आती है, तो इसलिए मैंने इसे पहले लिख रखा है और इन दोनों को बाद में लिख रखा है।
ये बात क्लियर। तो यहाँ पर ये थोड़ी चीज़ें रिजिड हो जाती है कि तुम्हें यही पहले करना पड़ेगा, फिर ये करोगे और फिर ये करोगे, दैट्स हाउ। ठीक है, कि चीज़ें तुम्हारे को करनी है। तो अगर तुम बिल्कुल ऐसे फॉलो करते हो तो 10 वीक के अंदर तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें आराम से कंप्लीट हो सकती है। और मैंने तो ये वीक लिख रखा है यार, ये 2 चैप्टर हैं, इसमें 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तुम्हारे अपने ऊपर है कि तुम अपने स्केड्यूल को कैसे ऐसा सेट करते हो कि ये सारी की सारी चीज़ें हो सके। अब जैसे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आराम से 3 से 4 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा खत्म करा जा सकता है कि भैया मैंने फॉर्मूला बुकलेट से पढ़ लिया है, जो मेरे पास मॉड्यूल था या जो मेरे सर ने एग्जिस्टिंग नोट्स मेरे को लिखवाए हुए थे, मैं उनको पढ़ लिया और फिर बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन टैकल करना शुरू कर दिया। तो इतना ज़्यादा हमें लंबा चौड़ा नहीं करना है, जल्दी जल्दी से चीज़ों को टारगेट करना है और मॉक टेस्ट पर अपना सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन मॉक टेस्ट भी कब अटेम्प्ट कर पाओगे, जब ये सब कर लोगे। तो ऐसे करोगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट होगा। लास्ट मिनट में कंप्लीट कर रहे हो, मतलब कुछ लास्ट के मंथ्स में आप कंप्लीट कर रहे हो, तो वो फ्रेश भी रहने वाला है। मिस्टेक नोटबुक को आप बनाए रखिएगा, क्योंकि वही आपको एंड में मदद करेगी नीट में एवरेज से टॉपर होने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।